1 फरवरी 2003 पूरी दुनिया की नजरें कोलंबिया STS 107 पे टिकी हुई थी, क्योंकि कोलंबिया अपना काम खत्म करके 15 दिन बाद आवाज से 20 गुना ज्यादा स्पीड से धरती पे वापस लौट रहा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या रही होगी। सुबह के लगभग 8:55 पर कोलंबिया सैन फ्रांसिस्को के ऊपर कैलिफोर्निया तट को पार कर चुका था, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और अब ये सी लेवल से 5 लाख फीट ऊपर था, जिसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। उधर भारत के करनाल में लगभग 300 बच्चे भी इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे, लेकिन तभी सुबह लगभग 9 बजे मिशन कंट्रोल का शटल से संपर्क टूट गया। आसमान में कोलंबिया के ट्रेल के पीछे के हिस्से से थोड़े थोड़े टुकड़े टूटकर गिरते हुए नजर आए। इसके तुरंत बाद एक बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ और 7 एस्ट्रोनॉट इसमें मारे गए और सब जगह सन्नाटा छा गया। तो आखिर कोलंबिया जो 16 मिनट में लैंड होने वाला था, ऐसा क्या हुआ कि सब ठीक नजर आते हुए भी सडनली ब्लास्ट हो गया और कोई नहीं बचा? क्या ये सच है कि नासा के ऑफिशियल्स पहले से ही जानते थे कि अब कोलंबिया और उसके क्रू कभी वापस नहीं आ पाएंगे? और अगर ऐसा था तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या कोलंबिया डिजास्टर के पीछे उसका बजट इशू और स्ट्रिक्ट डेडलाइन जिम्मेदार थी, जिसके चलते उसकी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया? कल्पना चावला के पूरे मिशन में क्या रोल था और वो यहाँ तक कैसे पहुंची? और ऐसा बहुत कुछ चल रहा था, आइए जानते हैं स्टोरी बिहाइंड इट में। 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ। बनारसी लाल उनके पिता का नाम था और संजोती चावला उनकी माँ थी। विभाजन के वक्त से बहुत से परिवार भी एक देश से दूसरे देश गए थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार बनारसी लाल चावला का भी था, जो पाकिस्तान के मुल्तान में रहता था, लेकिन पार्टीशन के कारण हरियाणा की करनाल आ गया था। घर में उनको मोन्टू कहकर पुकारते थे। करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में मोन्टू की पढ़ाई हुई। कमाल की बात तो ये है कि कल्पना चावला स्कूल में कभी फर्स्ट आई ही नहीं, टॉप 5 में उनकी गिनती जरूर होती थी। उन्हें बचपन से ही हवाई जहाज बहुत पसंद था। वो बचपन में सितारों के बीच उड़ने का सपना देखती थी। आंखों में एक चमक थी, एक अलग जज्बा था। इसी जज्बे ने और आसमान में उड़ने के इसी सपने ने मोन्टो को एक दिन कल्पना चावला बना दिया और यही मोन्टो आगे चलकर स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। वो वहाँ बहुत एक्टिव रहती थी और ये लगने लगा था कि ये लड़की इस फील्ड में बहुत आगे जाएगी। फिर वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। उनको इसी शर्त पर जाने दिया गया कि उनके भाई संजय इनके साथ जाएंगे। उनका एम शुरू से ही नासा में जाने का था और उन्होंने इसके लिए मेहनत भी बहुत की थी। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1988 में नासा के साथ काम करना शुरू किया। फिर वो अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई। नासा में जो भी जरूरी टेस्ट था, उस टेस्ट को पास करने के बाद ये पहली बार एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पर चुनी गई। नासा में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद करीब 1 एस्ट्रोनॉट और उसमें एक क्रू रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनका सिलेक्शन होता है और वहां पर ये काम करने लगती हैं। 1991 में इन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। फिर ये नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बन गई। 3 साल के बाद बहुत सारे टेस्ट लगातार पास करती कल्पना को आखिरकार मौका मिलता है एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम 88वां मिशन कोलंबिया फ्लाइट STS 87 का हिस्सा बनने का, जिसमें वो 1997 में अपने 5 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ इस मिशन पर गई। स्पार्टन सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन्होंने स्पेस वॉक भी करी। Spacewalk has, natural inherent risks. They have more danger than when you're sitting back inside the spacecraft. जिसके लिए उन्हें काफी एप्रिसिएशन मिला। फिर आता है साल 2003। कल्पना अपने दूसरे मिशन के लिए तैयार होती है। ये मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया STS 107। ये स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था और ये इसकी 28वीं यात्रा थी, जिसमें वो मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर चुनी गई। इस मिशन को कई बार पोस्टपोन भी करना पड़ा था, क्योंकि कभी उसके इंजन में तो कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई जा रही थी। ऑलरेडी इसकी लॉन्च डेट को कई बार डिले कर चुके थे। तो फाइनली 16 जनवरी 2003 को STS 107 लॉन्च किया जाता है। ये 7 एस्ट्रोनॉट्स थे। रिक हस्बैंड जो कि कमांडर थे, विली मैककूल जो पायलट थे, डेव ब्राउन, लॉरेल क्लार्क, कल्पना चावला और माइक एंडरसन ये एक्सपेरिमेंट्स को लीड कर रहे थे और इलान रेमन इजराइल के पहले अंतरिक्ष यात्री बनने वाले थे। अंतरिक्ष में लोग कैसे हेल्दी रहे, बेटर टेक्नोलॉजी कैसे बनाएं और यहाँ तक कि हमारा ग्रह और अंतरिक्ष कैसे काम करता है, इन सभी कामों में एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे थे। अब कोलंबिया लॉन्च किया जाता है। एक जोरदार आवाज के साथ ये अपने लॉन्च पैड से धुएं का
निशान छोड़ते हुए रिलीज होता है। सब लोग खुश होते हैं, शटल के अंदर भी और मिशन कंट्रोल रूम में भी। हर कोई चेयरअप कर रहा था, लेकिन यहाँ एक अननोटिस्ड इंसिडेंट कोलंबिया के साथ हो जाता है जिसपे किसी का भी ध्यान नहीं जाता। लगभग 21 से 27 इंच लंबा और 12 से 18 इंच चौड़ा फोम का एक टुकड़ा बाहरी टैंक पर लेफ्ट बाइपॉड से अलग हो गया। अलग हुआ फोम स्पेस शटल कोलंबिया के लेफ्ट विंग के आरसीसी पैनल से टकरा जाता है। आरसीसी पैनल एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है जिसका यूज शटल को पृथ्वी के वायुमंडल में री एंटर होने के दौरान अनुभव होने वाले एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए किया जाता है, जो कि अब डैमेज हो चुकी थी। इन सब बातों से अनजान कोलंबिया आगे बढ़ता रहता है। जब रॉकेट अर्थ के स्टेबल ऑर्बिट पर पहुंच जाता है तो ये अपना वजन हल्का करने के लिए अपने यूज्ड बूस्टर्स को अलग कर देता है। सबको लग रहा होता है कि एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट। याद रखें, छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जो कि हम कोलंबिया के साथ आगे देखेंगे। फिलहाल तो सब ठीक चल रहा था और ये 7 एस्ट्रोनॉट्स अपने कामों में जी जान से लग जाते हैं। 16 दिन इनको स्पेस में रहना था। इन एस्ट्रोनॉट्स ने 16 दिन के दौरान 80 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने खुद को 2 टीमों में डिवाइड कर दिया, एक रेड टीम और ब्लू टीम। काम बहुत था, इसलिए 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करना था, तो इन्होंने अपनी शिफ्ट 12-12 घंटों में बांट ली। वो बारी बारी से सोते हैं और जीरो ग्रेविटी में अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो कुछ इस तरह थे कि माइक्रो ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है, ग्रोइंग क्रिस्टल्स इन स्पेस, अर्थ और सन को ऑब्जर्व करना, जिससे वैज्ञानिकों को मौसम के पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और सूर्य की गतिविधि के बारे में अधिक से अधिक जानने में मदद मिले। रोबोट कम्युनिकेशन सिस्टम और लाइव सपोर्ट सिस्टम पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए। और अब आता है कोलंबिया और उसके 7 क्रू का अर्थ में वापसी का दिन, यानी कि 1 फरवरी 2003। और अब हम आपको उस दिन का सारा घटनाक्रम बताते हैं। अब सभी एस्ट्रोनॉट्स ने अपना आखिरी साइंस सेशन 31 जनवरी को पूरा किया। फिर कमांडर हस्बैंड और मैककूल सिमुलेटर में लैंडिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि क्या पृथ्वी पर उनकी वापसी के लिए सब कुछ ठीक है। अगले दिन उन्होंने अपने स्पेस शटल के एक हिस्से, जिसे स्पेस हब कहा जाता है, उसके दरवाजे बंद कर दिए। फिर पीछे के बड़े दरवाजे भी बंद कर दिए। अब एस्ट्रोनॉट्स ने अपने ऑरेंज सूट पहने और अपनी सीटों पर बैठ गए। कुछ सामने बैठे थे और कुछ स्पेस शटल के बीच में। सिग्नल मिलते ही हस्बैंड और मैककूल ने स्पेसशिप को राइट डायरेक्शन की ओर मोड़ दिया और इंजन चालू कर दिया। ये लोग कुछ देर तक समुद्र के ऊपर उड़े, फिर पृथ्वी की ओर मुड़ गए। अब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर एंटर होते हैं। कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताई गई रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया में सुबह 8:53 पर आई विटनेस रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें कई लाइट फ्लैश शटल में होते हुए दिखाई दिए। 1 मिनट बाद शटल के डैमेज हुए लेफ्ट विंग के 4 सेंसर रहस्यमयी तरीके से ऑफलाइन हो गए। 8:58 पर न्यू मैक्सिको से टेक्सास में एंटर करते समय कोलंबिया ने हीट रेजिस्टेंट टाइल गिरा दी और 1 मिनट बाद कोलंबिया से एक लास्ट अनक्लियर आवाज आई, जो कि लास्ट कम्युनिकेशन था कमांड सेंटर और क्रू के बीच। वो लास्ट शब्द था रॉजर। इसके बाद कोलंबिया का कमांड सेंटर से कम्युनिकेशन टूट जाता है। उधर कमांड सेंटर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि कोलंबिया से वापस कनेक्शन हो सके। ये रडार स्क्रीन में भी शो नहीं हो रहा था। कमांड सेंटर में अब चिंता और तनाव बढ़ता जा रहा था। Columbia, Houston, UHF comm check. Columbia, Houston, UHF comm check. चंद मिनटों में ही कोलंबिया की लैंडिंग थी और इसका कहीं पता नहीं था। उधर कोलंबिया के पिछले विंग का हिस्सा अपनी जगह से निकलकर हवा में बिखर गया। शटल में लगे सिस्टम ने इस खराबी को नहीं पकड़ा और सब कुछ ठीक होने का संकेत दिया। अब कोलंबिया के टायर्स में प्रेशर कम होने लगा। लेफ्ट गियर डाउन होने और लॉक हो जाने, हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की जानकारी मिलती है। लेफ्ट विंग भी डैमेज हो गया और शटल की सरफेस की इंफॉर्मेशन देने वाला अलार्म सिस्टम भी खराब हो गया। शटल के पिछले हिस्से में चिंगारी उठने लगी। इस समय तक शटल में बैठे सभी अंतरिक्ष यात्रियों को आने वाले खतरे का एहसास हो चुका था और शटल इस वक्त ऑटो पायलट मोड पर था। अब इसके अलार्म ने इसमें गंभीर तकनीकी खराबी की सूचना देनी शुरू कर दी, तो पायलट ने दोबारा इसके कुछ सिस्टम को चालू करने की कोशिश की। शटल के पीछे के हिस्से में आग तेज होने के बाद कॉकपिट में प्रेशर कम हो गया, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स बेहोश हो गए होंगे। पूरी दुनिया की नजरें लाइव टेलीकास्ट को देख रही थी। उधर भारत के करनाल में लगभग 300 बच्चे भी इस लाइव टेलीकास्ट
ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे और फिर अचानक 9 बजे कोलंबिया धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। सबकी आंखों के सामने कोलंबिया टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्री अब मारे गए थे। Fellow Americans, this day has brought terrible news that Columbia is lost. There are no survivors. इसके बाद नासा ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रयास किए। उन्होंने हर जगह से जितना पॉसिबल हो सकता था उतना कोलंबिया का मलबा इकट्ठा किया और नासा ने आम जनता को चेतावनी जारी करते हुए उन्हें जमीन पर आने वाली किसी भी मलबे से दूर रहने की सलाह दी। मलबे की खोज में हफ्तों लग गए क्योंकि यह अकेले पूर्वी टेक्सास में लगभग 5180 किलोमीटर एरिया में बिखरा हुआ था। आखिरकार नासा ने शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए जो वजन के हिसाब से कोलंबिया का सिर्फ 40% था। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी थे जिनकी पहचान डीएनए से की गई थी। लेकिन अब इस हादसे के बाद नासा पे कई सवाल उठने लगे और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। लॉन्च के एक दिन बाद नासा के इंटरसेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप ने जब लॉन्च की वीडियो देखी तो उन्होंने नोटिस किया कि लेफ्ट विंग में फोम स्ट्राइक हुआ है जिसकी वजह से हीट रेजिस्टेंट टाइल्स को सीवियर डैमेज होने की आशंका जताई गई है। माइकल कैबेज और विलियम हार्डवुड की 2008 की बुक में लिखा है कि नासा के अंदर कई लोग थे जो टूटे हुए विंग की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मांग रहे थे और नासा का डिफेंस डिपार्टमेंट भी इसे करीब से देखने के लिए अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरा का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। लिंडा हैम नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में स्पेस शटल की मैनेजिंग ऑफिशियल थी। उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जबकि पहले भी शटल की तस्वीरों का हाई रेजोल्यूशन मांगा गया था। इस डिसीजन की प्रोसेस को कोलंबिया डिजास्टर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था। दुर्घटना के बाद कोलंबिया मिशन में क्या गलत हुआ इसकी जांच के तहत लिंडा हैम के कामों की बारीकी से जांच की गई। इस जांच का मोटिव ये समझना था कि उनके निर्णय ने डिजास्टर में कैसे योगदान दिया। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि ये डैमेज स्पेस शटल के लिए काफी बड़ा डैमेज था। नासा मैनेजर्स का ये कहना था कि अगर क्रू को दिक्कत पता होती तो हो सकता था कि उसे फिक्स किया जा सकता था। कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने 10 साल बाद कहा कि जब विंग टूट गया था तभी नासा के साइंटिस्ट को पता चल गया था कि अब कल्पना और बाकी के क्रू जिंदा बचने वाले नहीं हैं। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि क्रू अपने आखिरी दिन घुट घुट कर और डर के साए में जिए। इसलिए उन्होंने ये ठीक समझा कि हादसे का शिकार होने तक वो लोग खुश रहें। वेन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इसके बारे में पता चल जाता तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने तक वो अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे लेकिन ऑक्सीजन खत्म होते ही उनकी जान चली जाती। वेन हेल के इस बयान पर नासा ने कोई कमेंट नहीं दिया था। कोलंबिया डिजास्टर के पीछे उसका बजट इशू और स्ट्रिक्ट डेडलाइन जिम्मेदार थी जिसके चलते सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार स्पेस शटल प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड की जरूरत थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी दूसरी चीजों को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। लेकिन समय के साथ उन्हें मिलने वाला फंड कम होता गया, खासकर कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास चीजों को ठीक करने या उनकी सेफ्टी अपग्रेड के लिए कम फंड बचा। इसके ऊपर ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाम के एक नए प्रोजेक्ट को ज्यादा फंड मिल रहा था जिससे स्पेस शटल के लिए और भी कम फंड बचा था। इस वजह से उनके लिए उन समस्याओं को भी ठीक करना मुश्किल हो गया था जिनके बारे में उन्हें पहले से ही पता था, जैसे शटल से फोम का निकलना जिसकी वजह से कोलंबिया हादसा हुआ। कम फंड की वजह से वो चीजों को उतनी अच्छी तरह से टेस्ट नहीं कर पा रहे थे जितना उन्हें करना चाहिए था, जैसे कि ये पता लगाना कि फोम कितना मजबूत था। उस वक्त उनके पास वर्कफोर्स भी कम हो गया था जिससे शायद उन्हें प्रॉब्लम्स को पकड़ पाना या सेफ्टी बनाए रखना मुश्किल हो गया। ऑलरेडी इस मिशन का टाइम एक्सटेंड किया जा रहा था जिससे कि उसके पीछे वाले प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में भी असर पड़ रहा था, तो इसके लिए एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दे दी गई थी। इसीलिए कम पैसों का मतलब कम मेंटेनेंस, कम टेस्टिंग और परेशानियों को देखने के लिए लोग भी कम। ये सब मिलकर कोलंबिया स्पेस शटल हादसे का कारण बना। जहाँ तक देखा जाए ये इंटेंशनली की गई मिस्टेक नहीं थी क्योंकि इससे पहले भी कई बार लॉन्चिंग के टाइम फोम के टुकड़े गिरते थे, तो इस बार भी सबको लगा कि ये कोई कंसर्न की बात नहीं है। इसलिए अक्सर
अक्सर हमने देखा है कि बड़े हादसों के बाद काफी हद तक इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म किए जाते हैं और नासा ने भी यही किया। इस ट्रेजेडी के बाद नासा ने कई रिफॉर्म्स किए और 2003 के बाद अभी तक कोई भी हादसा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर बताइए, हमें सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। जय हिंद।